तो आज हमें जो आपका यूनिट सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट था। एक मिनट 100 तो उसमें हमें अब आज पढ़ना है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस जो आम डिजीज है, हम देखते हैं जब लोग एज्ड होते हैं तो उनको शुगर प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कुछ ऐसा देखा कि किसी को मतलब कोई छोटा बच्चा ही होता है और उसमें डायबिटीज़ की जो निशानियां हैं आ जाती है, सिम्टम्स आ जाती है। वो हम देखेंगे रीजंस क्या है। डायबिटीज़ मेलिटस एक डिजीज़ है, मोस्टली वहाँ पर हाई ब्लड जो शुगर कंसंट्रेशन हो जाती है। जब हाई ब्लड कंसंट्रेशन होती है तो हम कहते हैं कि ये जो पेशेंट है इसको डायबिटीज़ है, क्योंकि ब्लड की जो ही हाई कंसंट्रेशन हो जाती है शुगर की, तो फिर यूरिन में शुगर की प्रेजेंस आने लगती है। हमें जो किडनी है, किडनी की यहाँ जिक्र करूँगी मैं थोड़ा बहुत। वहाँ पर जब फिल्ट्रेशन हो जाती है, मतलब हमें पता है किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और वहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, और ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और वो पास हो जाते हैं इनटू द यूरिन। तो नॉर्मली जब नॉर्मली हमने देखा है कि एक थ्रेशहोल्ड होता है, एक लिमिट है फिल्ट्रेशन का भी। जो नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी होती है उसका जो लिमिट है 180 mg/dl है, मतलब ग्लूकोज शुगर का। हम देखते हैं कि नॉर्मली जो किडनी होती है वो जब फिल्ट्रेशन करती है ब्लड की, और उसका थ्रेशहोल्ड क्या है 180 mg/dl, यानी उससे अलावा अगर इंक्रीज हुआ, मतलब सब्सटेंस वहां से ज्यादा मिल रही है, तो वो तब क्या करेगा, वो तब पास हो जाएगा यूरिन में। ये ऐसी बात है, सिंपल वर्ड्स में सिखाऊंगी। जब हम चाय बनाते हैं हम स्टेनर यूज करते हैं। अगर हम एब्रप्टली डालेंगे पूरा पतला स्ट्रेनर पे, हम आस्ता आस्ता डालते हैं ताकि जो टी है वो स्ट्रेनर से बाहर ना निकल जाए, तो आस्ता आस्ता डालते हैं। लेकिन अगर हम एब्रप्टली डालेंगे स्ट्रेनर पे तो स्ट्रेनर की उतनी एबिलिटी नहीं है रिटेन करना, मतलब इतना पूरा पतीले का वाटर वो फिल्टर एट अ टाइम नहीं कर पाएगा, तो स्ट्रेनर के बाहर भी स्पिल होगा। बिल्कुल वैसे ही किडनी का नॉर्मल थ्रेशहोल्ड है 180 mg/dl, मतलब उधर तक वो रिटेन कर सकता है। मिलीग्राम्स का जो भी मास उसको रिटेन करना है फिल्ट्रेशन के दौरान, वो उतना रिटेन कर पाता है। लेकिन अगर वहां से ज्यादा होगा, मतलब अब जो मास उसको रिटेन करना है उससे ज्यादा होगा, 180 mg से ज्यादा होगा, तो वो सिपिल ऑफ होगा, वो यूरिन में प्रेजेंट होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब हमारी बॉडी में एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, तब वो फिर रीनल थ्रेशहोल्ड को भी पास कर देता है और यूरिन में फिर तब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज हो जाती है। अदरवाइज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज अ एबनॉर्मेलिटी, बिल्कुल वैसे ही कि प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज अ एबनॉर्मेलिटी। कभी कभार आपने सुना होगा कि फलानी को ब्लड पास हो रहा है थ्रू यूरिन, तो हम फिर जब टेस्ट करते हैं, उसके किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं किडनी डैमेज है, फिर वो डायलिसिस पे आ जाता है। तो ब्लड भी एक एबनॉर्मलिटी है यूरिन में, और अगर ग्लूकोज भी पास हो वो भी एक किस्म की एबनॉर्मेलिटी है। अब ये एबनॉर्मेलिटी कैसे हो जाती, ये इसी डिजीज जो डायबिटीज मेलिटस है इसका एक सिम्टम है। इसी से हमें पता चलता है कि इसके जो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज हाई है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, देखेंगे कि जो डायबिटीज मेलिटस है ये मेटाबॉलिक डिजीज है। ये
जो मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा, एक पढ़ा ग्लाइकोजेनेसिस और पढ़ा ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये दोनों की वजह से, मतलब अगर दोनों में डिफेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ डिजीज होगी। अगर ग्लाइकोजेनेसिस मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट होगा तो ब्लड में हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज पाया जाएगा। अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस में डिफेक्ट होगा, मेटाबॉलिक डिफेक्ट होगा, तो हम देखते हैं कि लो लेवल ऑफ जो है मतलब शुगर हमें ब्लड में मिल जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना किसी को हाई शुगर है, किसी को लो शुगर है। लो शुगर वाला उतना मतलब मुश्किल नहीं होता है जितना हाई शुगर वाला होता है, बिकॉज हमें हाई शुगर पेशेंट्स को यहाँ से फिर इंसुलिन देना पड़ता है, यानी उनका जो इंसुलिन हार्मोन है वो फंक्शन नहीं करता। इसीलिए डायबिटीज मेलिटस के हमें दो टाइप्स आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, यानी इसमें इंसुलिन डिफंक्ट, यानी वो एक्टिव नहीं होता है, यानी उसमें प्रॉब्लम है। इंसुलिन जो सेल्स है, अगर हम देखेंगे जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज को एबिलिटी है कि वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है। पेनिसिलिन के पास दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल और दूसरी होती है बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं। जो इन अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स को कॉमन नेम में हम आइसोलेट्स ऑफ लंगरहांस कहते हैं। तो अल्फा जो है वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। अगर हम देखेंगे यहाँ, ये मैं लिखूंगी, जो ग्लूकागॉन वाला है, हमें पता है ये वो हार्मोन है जो ग्लाइकोजिनोलिसिस सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, लेकिन जो इंसुलिन है उसके लिए पैनक्रियाटिक सेल्स ही है, मगर उन सेल्स को हम बीटा सेल्स कहते हैं। तो होता क्या है, जो बीटा सेल्स है वो डैमेज्ड होती है और वो फिर ये हार्मोन इंसुलिन जो है वो सिक्रीट कर ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड में हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर वो बढ़ती रहती है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को लेना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, यानी ग्लाइकोजेनेसिस करना। जब इंसुलिन ही नहीं सिक्रीट हो पा रहा है तो ग्लूकोज को कौन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाएगा, इनिशिएट करवाएगा। हालांकि ग्लाइकोजेनेसिस के अलग एंजाइम्स है, ग्लाइकोजन सिंथेस, लेकिन हमने पहले ही पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ दिस ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस। हमने देखा कि उसमें ये आपस में किस पे डिपेंडेंट है, ये रिएक्शंस, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये दो हार्मोन्स पे डिपेंड है, एक इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है और ग्लाइकोगॉन ग्लाइकोजिनोलिसिस, और उसी की वजह से ब्लड कंसंट्रेशन जो इसकी शुगर की है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि हर चीज़ इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए, तब हम वो नॉर्मल मानते हैं। अदरवाइज अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो दोनों चीज़ों में हम कहेंगे कि एबनॉर्मेलिटी है। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है, यहाँ इंसुलिन काम नहीं करता है तो हमें यहीं से देना पड़ता है। तो दूसरी जो टाइप है उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, यानी इसमें भी हाई शुगर लेवल कंसंट्रेशन है मगर इंसुलिन वर्केबल है, मतलब इंसुलिन सिक्रीट होता है, मगर जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स या इंसुलिन को जिसकी वजह से वो रेस्पॉन्ड करे, मतलब इंसुलिन तो सिक्रीट हुआ लेकिन इंसुलिन को रिसेप्टर रिसीव करने वाला तो होगा, तब जाके वो रेस्पॉन्ड करेगा, तब जाके वो एक्शन करेगा। तो इसमें वो प्रॉब्लम होती है। तो हम पढ़ते हैं पहले नंबर 1, जो नंबर 1 टाइप डिजीज उसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये टाइप 1 डायबिटीज आता है। मोस्टली हमने देखा जो अडल्ट्स में है ये लेस फ्रीक्वेंट है,
यानी जो बड़े होते हैं उनमें ये कॉमन डिजीज नहीं है, लेस फ्रीक्वेंट है, कोई रेयर केसेस है। लेकिन जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ है, यानी बच्चों में देखा गया कि 12-15 ईयर्स में ये स्टार्ट होता है, क्योंकि ये एक्चुअली डैमेज ऑफ बीटा सेल्स की वजह से होता है। तो उसके भी रीज़न हम पढ़ेंगे कैसे डैमेज होता है। लेकिन इस एज ग्रुप में ये डिजीज़ मतलब पाई जाती है। हमने देखा जितनी भी डायबिटिक पॉपुलेशन है उनमें ये वाली टाइप फर्स्ट डिजीज़ जो इंसुलिन डिपेंडेंट डिजीज़ के नाम से जानी जाती है, ये 10 और 20% पॉपुलेशन रेशो ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, अगर डायबिटिक पेशेंट का टोटल रेशो देखेंगे उसमें ये 10 या 20% है। और देखा गया है अडल्ट में रेयर है, तो जुवेनाइल जो बच्चे हैं वो उनमें ये पाया गया है। ये डिजीज जो है इसमें इंसुलिन की टोटल डेफिशिएंसी है, क्योंकि जो बीटा सेल्स पैनक्रियाज के हैं वो पूरे डिस्ट्रॉय होते हैं, डैमेज होते हैं, और वो इंसुलिन को फिर सिक्रीट नहीं कर पाते है। तो हम देखते हैं जो बीटा सेल डिस्ट्रैक्शन किस वजह से हो सकती है, वायरसेस की वजह से, क्योंकि अब मैंने कहा कि एज ग्रुप मोस्टली 12 to 15 है देखा गया है। तो हमें पता है तब इम्यूनिटी जो है अभी डेवलपिंग फेज में होती है। हो सकता है ऐसे वायरसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों में ये बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होती है। या कभी ड्रग्स, अगर आप देखोगे हम तो सिर दर्द के लिए मामूली दवाई खाते हैं पैरासिटामोल। पैरासिटामोल जो है उस पे एक हाई एच ड्रग लिखा होता है और एक वार्निंग साइन दिया होता है। उस पे लिखा होता है कि टेकिंग ऑफ पैरासिटामोल अबो 2000 mg इज डेंजरस टू लिवर। मतलब ऐसे, दैट मीन्स कुछ ड्रग्स जो है वो पैनक्रियाज पे भी इफेक्ट डालते होंगे, जो लिवर पे डाल सकते हैं। तो कुछ ड्रग्स जो है वो इंटरफेयर करते हैं या डैमेज करते हैं अगर उनका आउट डोज होता है। मोस्टली ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो मतलब प्रेस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू तो लेंगे नहीं, वो तो ओवर डोजेज, तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है। और तीसरी जो मतलब टाइप है वो ऑटो इम्यूनिटी डिजीजेस की वजह से होती है। पहले अब यहाँ हमें देखना है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती है। अगर हम देखेंगे, ऑटो का मतलब हुआ सेल्फ, यानी ये अपनी ही सेल्स को डिस्ट्रक्ट करती है। हमने देखा कि हमारी जो एंटीबायोटिक सेल्स होती है, जो हमारी इम्यून सेल्स होती है, उनमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है और वो नॉन सेल्फ और सेल्फ में कंपैरिजन नहीं कर पाते। नॉन सेल्फ और सेल्फ में कंपैरिजन नहीं कर पाते। उनको लगता है जो सेल्फ है वो भी फॉरेन पैथोजन है, तो वो क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक सेल्स अपनी ही सेल्फ सेल्स को ही अटैक करते हैं। मगर देखा गया है उनको क्या प्रॉब्लम होती है कि वो नॉन सेल्फ और सेल्फ में पहचान ही नहीं कर पाते। नॉन सेल्फ में आते हैं मोस्टली वायरसेस, बैक्टीरियाज, पैथोजेंस, जो हमारी बॉडी का अपना हिस्सा नहीं होता है। सेल्फ में आते हैं हमारे अपने ऑर्गन के सेल्स जो बने हैं। कहा जाता है कि जो हमारी अपनी सेल्फ सेल्स होती हैं उनमें ज्यूरिंग ये सेल डिवीजन या ज्यूरिंग जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, या म्यूटेशन, या जेनेटिक म्यूटेशन, यानी हमारा मानो कि जीन का कोड XXYY नॉर्मल था, ये मैं बस एग्जांपल्स खा रही हूँ, तो यहाँ म्यूटेशन आई, ये बन गया XYXY। उस म्यूटेशन से चेंजेस आ जाती है और वो फिर उसको लगता है ये वाली सेल, अब इस सेल में जो जेनेटिक वेरिएशन वो ऐसा है, नॉर्मली में ऊपर वाला था, लेकिन जब ये चेंज हुआ, यानी जेनेटिक म्यूटेशन से जेनेटिक सेटअप सेल का चेंज हुआ, तो जो हमारी इम्यून सेल है उनको लगता है ये भी आउटसाइड सेल्स है, तो वो उनको अटैक करते हैं, उनको खाते हैं, जस्ट लाइक जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस को वो अटैक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो ये अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं और उससे सेल्स डैमेज हो जाती है। तो ऑटो इम्यूनिटी डिजीजेस में भी हम कह सकते हैं कि डायबिटीज मेलेटस हो सकता है। तो ये अपनी सेल्स को जब अटैक करते हैं तो डैमेज हो जाते हैं और हमें फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस
हो जाते हैं। अब देखा गया है कि जो ये डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 जहाँ हमें इंसुलिन इंजेक्शंस देने पड़ते हैं यहीं से, वो 80 to 90% सेल्स जब तक बीटा सेल्स डैमेज ना हो, मतलब पैनक्रियाज में जब तक 80 to 90% डैमेज ना हो तब तक सिम्टम्स अपीयर ना हो। अगर मानेंगे ऑटो इम्यून डिजीज या ड्रग की वजह से, ड्रग या वायरस की वजह से बीटा सेल्स की डैमेज 10% हुई, 90% वर्केबल है, यानी वो इंसुलिन सिक्रीट करेंगे। तो एब्रप्टली डायबिटीज़ का स्टार्ट होना हम कह सकते हैं, डायबिटीज़ को हम क्रॉनिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले स्टार्ट हुई थी, लेकिन सिम्टम्स तभी ये दिखाती है जब बहुत टाइम हुआ होता है। इसलिए मोस्टली हम देखते हैं कि सिम्टम्स फिर ये दिखाती है जब आफ्टर 35 ईयर्स एबो, हालांकि ये बचपन में ही स्टार्ट, मगर कुछ में जिनको ज़्यादा एब्रप्टली ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो टाइम नहीं लेती है, वो तब ही डैमेज, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि वो तभी इम्यून रेस्पॉन्स देगी और सेल्स की डैमेज होगी और साइमल्टेनियसली सिम्टम्स अपीयर होगा, तो एज ग्रुप बनेगा 12 से 15। मगर अगर ड्रग से हुई होगी या वायरस कोई डिजीज हुई तब हुई थी, तो जब तक ये पूरी आस्ता आस्ता डैमेज ना होगी तब तक सिम्टम्स अपीयर नहीं आएंगे। तो ये जो पेशेंट्स हैं इनको इंसुलिन थेरेपी ज़रूरत है। सिंथेटिक इंसुलिन बनाया जाता है, आर्टिफिशियल इंसुलिन होता है, क्योंकि इन पेशेंट्स की एबिलिटी टू फॉर्म एंड टू सक्रीट इंसुलिन नहीं होती है। फिर हम देखते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसमें इंसुलिन होता है, मगर जो इंसुलिन रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि जब सेल कोई भी चीज़ सिक्रीट करे तो उसको लेने वाला होना चाहिए, मतलब कोई टारगेट, फॉर एग्जांपल यहाँ ये एक सेल ने एक हार्मोन सिक्रीट किया, तो इसका टारगेट दूसरी सेल है, यानी दूसरी सेल पे जब तक रिसेप्टर नहीं होगा इस मॉलिक्यूल को तब तक वो लेगा नहीं, तब तक वो नहीं लेगा। अब क्या होता है, इंसुलिन है फंक्शनल, क्योंकि यहाँ बीटा सेल्स की डैमेज नहीं होती है, मगर जो दूसरी सेल्स में जहाँ पर हमें ये ज़रूरत है, जहाँ टारगेट करना है, जहाँ ग्लाइकोजेनेसिस होने वाला है, क्योंकि सेल में ही तो ये सब होता है, तो वहाँ पर जो इंसुलिन रिसेप्टर प्रोटीन है वो होता ही नहीं है, वो डिक्रीज होता है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज होती है, कम होती है, तो फिर इसीलिए एक्शन नहीं होती है। मतलब हम रिसेप्टर इंसुलिन प्रोटीन की वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, उसको दूसरी सेल रिसीव ही नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके पास रिसेप्टर प्रोटीन है ही नहीं। तो इसको टाइप सेकेंड 127 132 तो हम देखते हैं जो टाइप सेकेंड डायबिटीज़ है ये अडल्ट्स में ही होता है, अडल्ट ऑनसेट है, ये मोस्टली प्रिवेलेंट है। जो हम देखते हैं ओल्ड एजड पीपल, उनको मोस्टली जो वो शुगर बोलते हैं, मुझे शुगर निकला, वो असल में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होता है, क्योंकि वो इनटेक ऑफ इंसुलिन नहीं लेते हैं, वो टेबलेट्स लेते हैं या अपना डाइट कंट्रोल करवाते हैं। तो हमने देखा ये कॉमन है लगभग 80 to 90% ऑफ डायबिटिक पॉपुलेशन, और ये अडल्ट्स में अबव 35 ईयर्स ओल्ड हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं जब आफ्टर 35 और आफ्टर 40 यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ ग्लूकोज लेवल, आपको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहिए ईयरली, बिकॉज देयर इज चांसेस, क्योंकि हम बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, वी वांट जंक फूड्स जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है वो वाला फूड चाहते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो डाइट है, बैड डाइट की वजह से, बैड लाइफ स्टाइल की वजह से आजकल हम
आउटडोर गेम्स उतना नहीं खेलते हैं, आजकल हम इंडोर के साथ ही ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी ये काज हो सकता है, क्योंकि ये ओबेस इंडिविजुअल्स है, जो मोटे लोग हैं, उनमें ज़्यादा प्रिवेलेंट है। और इसके जो फैक्टर्स है, जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरनमेंट। अब जेनेटिक क्या होता है, कोई जो फैमिली होती है उनकी रेस ही होती है मोटे लोग, मतलब हम जब भी उनको देखते हैं वो सारे बच्चे लेकर बड़ों के लेकर वो ओबेस होते हैं, यानी उनकी वो पीसीओडी जिसको डिजीज बोलते हैं, जिनकी वो मतलब उनको पीसीओडी डिजीज में क्या होता है, उनकी एबिलिटी मतलब होता है कि वो अगर वो कंट्रोल अपना डाइट ना करे वो मोटे होते जाएंगे, तो उनमें ये डिजीज प्रिवेलेंट है। और देखा गया है कि जो ये मोटे लोग होते हैं, जितना ये मोटे लोग होते हैं, इनमें ये प्रोटीन रिसेप्टर बनने कम हो जाते हैं, मतलब डिक्रीज। ये कैसे पता चला, क्योंकि रिसर्च देखा, जब इनका डाइट कंट्रोल किया इन ओबेस पीपल्स का, जो सफ़र कर रहे थे फ्रॉम टाइप सेकेंड डायबिटीज से, तो उनका जब डाइट प्लान कंट्रोल में रखा गया, एक्सरसाइजेस के अंडर उनका जो वेट रिडक्शन किया गया, देखा गया कि उनके जो ये प्रोटीन रिसेप्टर्स थे ये फिर से एक्टिव होने लगे, फिर से बनने लगे, और इंसुलिन ने नॉर्मल फंक्शन किया। तो देखा गया कि अगर हम डाइट कंट्रोल में रखें, वेट रिडक्शन प्लान्स फॉलो करें, तो इसमें दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलिटस आसानी से ट्रीट हो जाता है, इट्स अ ट्रीटेबल। अब हमने पहले ही पढ़ा है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस, हमने देखा उसमें ऑलिस्ट्रिक रेगुलेशन होती है, एंजाइम्स का कैसे रेगुलेट हुआ, हमने देखा हार्मोन्स कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, और हमने देखा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, जब आपको वो पता है तो ये आसानी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे रेगुलेट होती है। मोस्टली हम यहाँ पर सिर्फ 2 हार्मोन्स का जिक्र करते हैं जब हम ब्लड ग्लूकोज की बात करते हैं। हम देखते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। हम देखते हैं कि इंसुलिन कब एक्टिव होता है, जब कंसंट्रेशन ग्लूकोज की ब्लड में हाई हो जाती है, नॉर्मल इंसान में, तो इंसुलिन एक्टिव हो जाता है और फिर ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है, और यानी इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल लो करवाता है, ग्लूकोज लेवल लो करवाता है। हम कह सकते हैं कि इंसुलिन का जो इफेक्ट है वो हाइपोग्लाइसेमिक है। हाइपोग्लाइसेमिक क्या हुआ, अगर हम हाइपोग्लाइसेमिया की बात करेंगे, इसका मतलब है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाती है, तो हम कहेंगे कि इंसुलिन है वो ब्लड की जो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की ब्लड में, उसको लो करवाता है, डिक्रीज करवाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इंसुलिन ये एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाएगा। और हम देखते हैं कि ग्लूकागॉन जो दूसरा हार्मोन है, जो वो भी हेल्प करता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, हम देखते हैं वो कब एक्टिव हो जाता है, वो तब एक्टिव हो जाता है जब ब्लड में लो लेवल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट हो जाता है, यानी उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो हाइपरग्लाइसेमिक है। यानी जब ग्लूकागॉन एक्टिव हुआ, वो लो लेवल ऑफ ग्लूकोज में एक्टिव हुआ, उसका काम क्या है, वो ग्लाइकोजेनोलिसिस करेगा, यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी वो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ाएगा, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे ग्लूकागॉन जो है वो हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट दे रहा है, वो इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज। हमने देखा कि जो एबोनॉर्मल लेवल, यानी एबोनॉर्मल लेवल वो ग्लूकोज करता है इंक्रीज। हमने देखा मोस्टली जो है कि लेस देन 140 mg/dl नॉर्मली मतलब इंक्रीज हो जाता है जब हम मेल खाते हैं, मतलब जब ये ग्लूकागॉन एक्टिव हो जाता है लो लेवल के दौरान, तब वो जो इंक्रीज लेवल करेगा वो लेस देन 140 mg/dl करेगा। तो हम देखते हैं एक और आता है वर्ड यहाँ पर ग्लाइकोसूरिया में। ग्लाइकोसूरिया हुआ, ये 2 वर्ड से निकला है यहाँ पर यूरिया,
यूरिया जो है ये हमें यूरिन वर्ड देता है, यूरिन से निकला है, ग्लाइको यानी यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस है। मैंने कहा कि यूरिन में नॉर्मली ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट जो हम टेस्ट करते हैं सबसे पहले, अगर पेशेंट आता है ही हैज सम सर्टेन सिम्टम्स, तो सबसे पहले हम उसका यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि यूरिन का एग्जामिनेशन भी हमें देखना होता है, क्या ये डायबिटीज़ की वजह से है या किडनी फेलियर की वजह से। अगर हम यूरिन को फॉर ग्लूकोज या ग्लाइकोसूरिया सिम्टम के लिए टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है डायबिटीज़ मेलिटस ही डिजीज़ हो, यहाँ पर किडनी फेलियर भी हो सकता है। जब किडनी फेलियर होता है यानी वो फिल्ट्रेशन नहीं करेगा, यानी वो सारे जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो यूरिन में पास कर देगा, तो इसीलिए साइमल्टेनियसली किडनी फंक्शन टेस्ट भी देखा किया जाता है। और नॉर्मल क्या है वो 180, उसका थ्रेशहोल्ड देखा जाता है कितना है। नॉर्मल अगर होगा तो हम बोलेंगे फिर जाके हाँ इसको ये डायबिटीज मेलिटस का है। इसलिए दोनों साइमल्टेनियसली ब्लड टेस्ट ग्लूकोज लेवल भी देखी जाती है और प्लस किडनी फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है, ये देखने के लिए ये डायबिटीज से है या ये किडनी फेलियर से है। अगर किडनी नॉर्मल तो हम देते हैं ये हो सकता है डायबिटीज। फिर डायबिटीज के लिए एक और टेस्ट किया जाता है जिसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सीखो, ये दो वर्ड्स मैंने यहाँ रखे हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो फास्टिंग है, फास्टिंग हुआ कि हमने कुछ नहीं खाया है और हमारा ब्लड की ग्लूकोज लेवल चेक की गई, यानी हम टेस्ट करने जाते हैं, हमने कुछ नहीं खाया, हम एम्प्टी स्टोमक है, तो इसीलिए देखना है कि फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसी है, यानी क्या ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है तो कितना बन रहा है। क्योंकि जब ग्लाइकोगॉन एक्टिव होगा तो कॉमन सेंस है इंसुलिन ने काम किया होगा ना ब्लड लेवल, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाता है। तो अगर लेवल 70 to 100 mg पर डीएल इट इज अ नॉर्मल लेवल देखी गई है। पोस्ट प्रेंडल का मतलब हुआ आफ्टर मील, यानी क्योंकि हम जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देखते हैं वो हम देखते हैं दो टाइम्स का, एक देखते हैं फास्टिंग और फिर देखते हैं पोस्ट प्रेंडल। जो मोस्टली हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते एब्रप्टली नेचुरली 120 से लेकर 140 mg पर डेल इंक्रीज हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो हमने देखा कि फास्टिंग में मोस्टली लेस देन 100 रहता है, तो रेंज क्या है 70 to 100। और हमने देखा आफ्टर मेल जो है तो टाइम हमें 120 से 140 तक रहता है, लेस देन 30 हम कह सकते हैं रहता है। और जब रीनल थ्रेशहोल्ड मतलब यूरिन का जब रीनल किडनी फंक्शन टेस्ट वो है 180 नॉर्मल है, वो अगर इंक्रीज होगा 180 बढ़ रहा है यानी इसका मतलब पार कर रहा है, तो यानी तब जाके जब ये 180 पार करेगा तब जाके ये यूरिन में प्रेजेंट होगा। तो हम देखते हैं कि अब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो डायबिटीज की डायग्नोसिस कैसे करता है। अगर हम देखेंगे कि हम इसमें मतलब प्रिपरेशन पहले हम कैसे एक बंदे को प्रिपेयर करेंगे फॉर द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि हमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए, हमें टेस्ट में क्या हम बोलते हैं रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं आने चाहिए। जो पर्सन है हमें उसको कहना चाहिए कि एटलीस्ट आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट 3 days खाए बिफोर द टेस्ट, क्योंकि रीज़न क्या है, हमें देखना है कि इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सही जा रहा है कि नहीं। और अगर वो ड्रग्स वो ले रहा है, कुछ ड्रग्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर कर सकता है, तो हमें उसको कहना चाहिए कि यू शुड स्टॉप दीज ड्रग्स फॉर एटलीस्ट 2 days के लिए, ताकि हम देखें कि इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है क्या होती है। और अवॉइड एक्सरसाइज, और उस बंदे को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और एटलीस्ट 10 आवर जब उसको सुबह अब टेस्ट के लिए आना है तो एटलीस्ट वो 10
घंटे मतलब विदाउट एनी फूड आपटे इनटेक होना चाहिए, मतलब उसको कुछ 10 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, यानी ओवर नाइट। इसीलिए फास्टिंग ग्लूकोज क्यों हम सुबह करते हैं, सुबह जल्दी जाते हैं, क्योंकि पूरी रात हुई होती है, एटलीस्ट 10 घंटे हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं फास्टिंग स्टेट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट सैंपल लेते हैं पहले ही। जो आइडियल टाइमिंग है इसके लिए, जो आइडियल है 9 से 11 तक फास्टिंग सैंपल जो ब्लड का हम लेते हैं, और यूरिन का भी दो, क्योंकि हमें एक तो यूरिन में भी देखना है कि ग्लूकोज मात्रा है, और ब्लड में भी देखना है कितनी लेवल है, ताकि हमें पता चले देयर इज सम प्रॉब्लम। फिर सब्जेक्ट को जब हमने फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ली, वो अलग सैंपल ए बना, वी जस्ट नेम दैट सैंपल ए। तो फिर हम सब्जेक्ट को यहाँ से पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज ऑरली देते हैं, किसमें 300 ml वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर, सीधे सिंपल हम दे सकते हैं, और उसको कहते हैं कि आस्ता आस्ता विद इन 5 मिनट रेंज यू हैव टू ड्रिंक इट। और फिर सैंपल्स उठाते हैं लगभग 2 आवर्स में, 2 घंटों में हमें सैंपल्स उठाने हैं, 30 मिनट्स ऐसे। फॉर एग्जांपल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट आवर, तो हम पहला सैंपल उठाएंगे, या फास्टिंग का नहीं बनता है, ये क्या बनता है, पोस्ट प्रेंडल, यानी हमने ग्लूकोज यहाँ से दिया, अब यानी आफ्टर मील एक किस्म का ग्लूकोज हमने दिया, तो पोस्ट प्रेंडल बनता है। जो सुबह का कलेक्ट किया था वो फास्टिंग था। तो इसको हमें क्या करना है, आफ्टर 30-30 मिनट के इंटरवल्स लेने हैं, तो हमें फिर सैंपल्स लेने हैं। अगर हम ऐसे देख सकते हैं, ये पहला 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 सैंपल हम 30-30 मिनट बांटेंगे, यानी 4 सैंपल हमें टोटल आएंगे। जो पहला सैंपल हम ले रहे हैं यहाँ पर लेंगे, मगर यहाँ पर हमें ब्लड का भी लेना है, और किसका लेना है, यूरिन का भी। फिर हम जो दूसरा सैंपल लेते हैं, यहाँ पर भी हम ब्लड का लेते हैं और यूरिन का भी। तीसरा ऐसे ही लेते जाना है, एंड 4 सैंपल्स हमें हो जाते हैं, एटलीस्ट 2 घंटे में इतना हमें होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इसको एस्टिमेट करते हैं, क्वांटिटी करते हैं। ब्लड की जो ब्लड सैंपल्स हमने लिए, उसमें हम ग्लूकोज एस्टिमेशन यानी क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, लेकिन यूरिन सैंपल्स को सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। यूरिन सैंपल्स को क्वालिटेटिव टेस्ट हम मोस्टली बाय बेनेडिक्ट्स रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, बेनेडिक्ट्स रेजेंट। बेनेडिक्ट्स रेजेंट का क्या काम होता है, कैसे वो टेस्ट करते हैं, हम यूरिन सैंपल लेते हैं और उसको फिर आस्ता आस्ता उसको फिर नियर सेपरेट लैंप जो बंसन बर्नर होता है, टिल्टेड रखते हैं ताकि डायरेक्ट हीट ना मिले। फिर आस्ता आस्ता यूरिन के ड्रॉप्स डालते रहते हैं, और बेनेडिक्ट्स रेजेंट तो पहले ही हमने डाला है, फिर उसके बाद यूरिन ड्रॉप्स डालते हैं। तो हम 10 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, या 15 ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू यूर, क्या आप डालेंगे, 10 to 15 ड्रॉप्स डालेंगे आस्ता आस्ता। और फिर चेंज देखते हैं, अगर ये कलर चेंज होगा, हम देखते हैं बेनेडिक्ट्स में हालांकि ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है, जो ये हीट करते हैं ये फिर ब्रिक कलर, येलोइश ब्रिक या रेड कलर में कन्वर्ट होता है। अगर येलोइश कलर में थोड़ा सा कन्वर्ट होता है, तो हम बोलते हैं कि जो ब्लड है, यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है मगर इन लो लेवल। अगर ये रेड ब्रिक कलर या ऑरेंजी रेड ब्रिक कलर देगा, तो हम बोलेंगे अच्छा खासा ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट है। तो उसको हम सिर्फ क्वालिटेटिव, यानी हमें सिर्फ देखना कलर चेंज होती है कि नहीं। और वाइल एज ग्लूकोज की एस्टिमेशन हम करते हैं बाय कॉलरीमीटर मेथड है, उसमें हम बाय जो यूवी रेज, जो कॉलरीमीटर का जो बैंड होता है, ग्रीन बैंड, येलो बैंड भी होता है, रेड बैंड, हम ग्रीन बैंड में मोस्टली देखते हैं, तो उससे हमें कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट निकलती है। तो जब हमें फिर ग्राफ्स मिलते हैं, और ग्राफ्स की हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर हमें फास्टिंग प्लाज्मा जो हमने लिया था बिना कुछ खाए, अगर वो हमें 75 इस रेंज में, अगर वो हमें 75 to 100 mg पर DL में निकलता है, इस रेंज में हम लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल पर्सन है, इसको
प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम जो उसको पोस्ट प्रेंडल यानी खाने के बाद जो लोड ऑरल ग्लूकोज लोड दिया था हमने इसको, क्योंकि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को ऑरल ग्लूकोज लोड भी कहते हैं। हम देखते हैं कि अगर इसका वो वैल्यू लेस देन 140 आया या 140 के रेंज तक आया, मतलब इन आवर, और फिर उसके बाद रिटर्न हुआ आफ्टर जो 2 घंटे के बाद, मतलब स्टार्टिंग जो हमने सैंपल लिया था ना, एक सैंपल, 1 सैंपल, 2 सैंपल, हमने देखा अगर ये यहाँ पर 140 था तो फिर आस्ता आस्ता काम हो रहा है 130, अगर तीसरे में फिर से काम हो रहा है अप टू फोर्थ, फिर आ रहा है हमें क्या नॉर्मल लेवल जो है ग्लूकोज की, दैट इज लेस देन 30, आ रहा है वापस अपनी नॉर्मल रेंज में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस ये नॉर्मल पर्सन है और इसको कोई ये डिजीज डायबिटीज नहीं है। और ग्लूकोज यूरिन सैंपल इसका नेगेटिव आएगा, यानी वो रेड ब्रिक कलर में कन्वर्ट होगा ही नहीं। अब बात है, अब जिनको ये प्रॉब्लम होगी, अब एबनॉर्मलिटी हम देखेंगे जिनको होगी। हमने देखा कि फास्टिंग उनका ज़्यादा आएगा, उनका फास्टिंग 110 से 126 mg पर DL आएगा, और 2 आवर्स के बाद भी इनको अबो 140 टू 200 होगा। मतलब हमें क्या आना चाहिए नॉर्मल में, लेस देन 140, अगर 130 है नॉर्मल है, 135 नॉर्मल है हम लेंगे, मतलब 40 के रेंज से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो लेकिन एबनॉर्मल जिसको होगी एबनॉर्मलिटी उसको 140 200 होगा, और यूरिन जो हमने क्वालिटेटिव टेस्ट किया होगा वो भी दिखाएगा कि इसको यूरिन पास हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसको ये डायबिटीज है। तो जो हमने देखा है मोस्टली WHO का जो क्राइटेरिया है, उन्होंने कहा है कि जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है वो 126 होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दिया है कि जो एबनॉर्मलिटी है 100 टू 126, यानी अगर एबो होगा तो वी कैन ट्रीट ही हैज़ अ डायबिटीज मेलिटस, और एट 2 आवर के बाद 200 होगा तो हम उसको ट्रीट करेंगे कि उसको डायबिटीज मेलिटस होगा। लेकिन जो इस रेंज में आएंगे, इस रेंज में हम बोलेंगे दे कैन बी, मतलब अगर ये कंट्रोल करेंगे डाइट या इनकी डैमेज जो है उतनी डैमेज नहीं हुई है, वी कैन ट्रीट, वी कैन प्रिवेंट सच डैमेज कि वो इस थ्रेशोल्ड से अंदर जाएंगे, मतलब वो डायबिटिक थ्रेशोल्ड में नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, कभी कभार क्या होता है, क्योंकि जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब जिनको इंसुलिन देना होता है, तो हम देखते हैं कभी कभार उनको क्या होता है, उनको एब्रप्टली, क्योंकि जो इंसुलिन हम इंजेक्ट करते हैं वो कभी कभार ज़्यादा काम करता है, ओवर एक्ट करता है, तो उनके ब्लड में एब्रप्टली शुगर लेवल लो होती है, जिसकी वजह से हमें व्हाट वी हैव टू डू, हमें उनको ऑरली तब शुगर देना पड़ता है टू प्रिवेंट एनी प्रॉब्लम। तो कल रेस्ट।